Assalamualaikum students, this video is for class 9 physics. Today we will continue the chapter work done and work power and energy. So till here we have completed. Now we will start from here. If a boy strengthens a spring by stretching it, then he has to do some work. But when he brings it back slowly to its original length, then on the whole he does no work as the displacement of the spring is zero. ये हम ऑलरेडी से बता चुके हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो वर्क डन भी मेरा क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वो स्प्रिंग रिमूव किया तो वर्क हुआ, लेकिन वापस से वो छोड़ने के बाद वो क्या हो गया, वापस से स्प्रिंग अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, यानी जो थीटा है मेरा 90 डिग्री, अब हम लोग पढ़े हैं कि थीटा जब हम लोग का 90 डिग्री होता है तब हम लोग को क्या होता है, वर्क डन मेरा जीरो हो जाता है. तो यहाँ पे वही इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी थिंग टू द वर्क डन एंड सच अ फोर्स इज कॉल्ड नो वर्क फोर्स. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब थीटा यानी जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जब एंगल 90 डिग्री का होता है, थीटा 90 डिग्री होता है, तब हम लोग का क्या होता है, वर्क नहीं होता है, वर्क डन मेरा जीरो होता है, नो वर्क फोर्स बोलते हैं उसको. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर पाथ, द मून यानी जब मून क्या होता है, अर्थ के सर्कुलर पाथ में मूव करता है, द मून इज ऑलवेज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ अलॉन्ग द रेडियस बाय फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अर्थ और मून के बीच में क्या होता है, एक फोर्स होता है. द मून इज ऑलवेज, जो अर्थ होता है वो अट्रैक्ट करता है मून को अलॉन्ग द रेडियस बाय फोर्स कॉल्ड, उस फोर्स को क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. वाइल द मोशन ऑफ द मून इज टैंजेंशियल टू द ऑर्बिटल टू द सर्कुलर ऑर्बिटल, जबकि मोशन क्या होता है, जबकि मून का मोशन क्या होता है, टैंजेंशियल होता है, यानी 90 डिग्री होता है. तो उस वक्त क्या होता है, जब हम लोग पढ़े हैं कि जिस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर उन लोग के बीच में ये दोनों के बीच में अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तब क्या हो जाता है, नो वर्क होता है. दस द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मून आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. यानी जो फोर्स है और मोशन यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मून का, वो क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो रहा है. सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो. तो क्या हो जाएगा, वर्क डन मेरा जीरो हो जाएगा, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ नो वर्क फोर्स. दिस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. और वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. यानी आप लोगों को पता ही होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी होता है. यहाँ पे यानी वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होता है. वर्क इज containing only magnitude. नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ वर्क. तो वर्क का क्या क्या यूनिट होता है, वर्क हैज टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट. तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है, एब्सोल्यूट यूनिट में वर्क का क्या यूनिट है, इन सीजीएस सिस्टम द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग. अर्ग होता है, सीजीएस सिस्टम में अर्ग होता है, और एसआई सिस्टम में क्या होता है, मेरा जूल होता है. तो वन अर्ग किसको बोलते हैं, वन अर्ग इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ वन डाइन मूव्स इन इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन. यानी जब फोर्स कितना होता है, वन डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, तो क्या बोला जाता है, वन अर्ग. तुम लोग क्या बोलेंगे, काम कितना हुआ, कितना वर्क डन हुआ, वन अर्ग बोलेंगे. ठीक है. तो सीजीएस सिस्टम में वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है अर्ग होता है. उसी तरह से एसआई सिस्टम में क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. और जूल इसी तरह से हम लोग लेंगे जूल. 1 जूल इज द वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन. अर्ग के जैसे ही जब हम लोगों का फोर्स 1 न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, तब क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क डन इज 1 जूल. यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, दैट 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 अर्ग. 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 अर्ग. ये आप लोगों को मैथ्स में जो न्यूमेरिकल्स जो हम लोग बनाएंगे फिजिक्स में अभी, वो उसमें आप लोगों का काम लगेगा. तो ये याद रखिएगा रिलेशन, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू पावर 7 अर्ग. अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वर्क आर वॉट आर एंड किलो वॉट आर. और भी इसका यूनिट है, क्या क्या है, वॉट आर है और किलो वॉट आर है. द वॉट आर इज द वर्क डन इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. यानी एक घंटे में क्या होगा, द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड होगा. एक घंटे में द वाटर इज द वर्क डन इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड. यानी एक घंटे के लिए जब काम होगा और वहां उसमें क्या होगा, 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल काम होगा और 1 घंटे के लिए होगा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वॉट आवर बोलेंगे. 1 वॉट आवर इक्वल्स 3600 जूल और 1 किलो वॉट आवर इक्वल्स टू 1000 वॉट आवर. ये रिलेशन है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा. न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसका हेल्प लेना पड़ेगा रिलेशन का.
नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो यूनिट का दो टाइप्स ऑफ यूनिट था, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल। ये भी हम लोग जो पढ़े वो एब्सोल्यूट था, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर, और एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर हो जाएगा। 1 gram centimeter is the work done in raising a body of mass 1 gram vertically through 1 centimeter against gravity। यानी ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है वो ऑलवेज जो हम लोग वर्क करते हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी करते हैं, ठीक है। 1 gram centimeter इक्वल टू 981 अर्ग। यहाँ पे अगेन रिलेशन दिया हुआ है ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट के बीच में। तो ये सीजीएस सिस्टम का दिया हुआ रिलेशन 1 gram centimeter इक्वल टू 981 अर्ग। और इसी तरह से एसआई सिस्टम में हो जाएगा हम लोगों का ग्रेविटेशनल यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और सेम किलोग्राम मीटर क्या हो जाएगा, जब हम लोग को ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग को काम करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम मीटर इज द वर्क डन इन रेजिंग अ बॉडी को उठाने में उसका मास कितना होगा 1 kg वर्टिकली थ्रू 1 मीटर अगेंस्ट ग्रेविटी। 1 किलोग्राम मीटर को 9.81 जूल। तो ये अगेन रिलेशन दिया हुआ है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो सबसे पहला सम्स दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन अ बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। तो फोर्स हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो न्यूटन दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, दोनों हम लोगों को किसमें दिया हुआ है, दोनों हम लोगों का एसआई सिस्टम में दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना, वर्क डन करना है। तो वर्क डन क्या हम लोग जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ दोनों दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 जूल। जूल कहाँ से आ गया, हम लोग एसआई सिस्टम दिए, क्योंकि न्यूटन भी एसआई सिस्टम है और मीटर भी एसआई सिस्टम है। तो ये याद रखिएगा आप लोग जब न्यूमेरिकल्स कीजिएगा कि जो सिस्टम है हम लोगों को यूनिट सेम सिस्टम में, या तो सीजीएस सिस्टम में होना चाहिए या एसआई सिस्टम में। तो यहाँ पे न्यूटन और मीटर दोनों ही एसआई सिस्टम का है, तो इसीलिए हम लोग जूल वर्क का जो यूनिट आएगा वो एसआई सिस्टम का आएगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। अ बॉय लिफ्ट्स अ 10 kg बॉक्स फ्रॉम द ग्राउंड टू हिज हेड। इफ द वर्क डन बाय हिम बी 160 जूल देन फाइंड द हाइट ऑफ द बॉय। बोल रहा है कि जो मास है ऑब्जेक्ट का यानी बॉक्स का वो दिया हुआ है 10 kg, और कितना वर्क वो किया है वो भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बॉय, बॉय का हाइट कितना होगा। तो गिवन दिया हुआ है, क्या क्या हम लोग का दिया, हम लोग के पास दिया हुआ है मास दिया हुआ है, और जी का वैल्यू दिया है, यानी जो ग्रेविटेशन का वैल्यू होता है वो दिया हुआ है फोर्स का, और वर्क डन भी दिया हुआ है हम लोग का। तो लेट द हाइट ऑफ द बॉय बी एच मीटर, क्योंकि यहाँ पे केजी में दिया हुआ है और यहाँ पे जूल में दिया है, दोनों एसआई सिस्टम में दिया हुआ है। तो हम लोग जो हाइट है वो भी हम लोग एसआई सिस्टम में लेंगे, हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लेंगे, हम लोग मीटर लेंगे ताकि हम लोग कैलकुलेट करने में इजी हो। तो इसको भी हम लोग एसआई सिस्टम में ले लिए। नाउ वेट इक्वल्स टू व्हाट होता है mgh, यानी mgh कहाँ से आया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स मेरा क्या है, फोर्स मेरा क्या हो जाएगा mg हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, यानी हाइट, वो जो हाइट ग्राउंड से लेकर के अपने सर तक के रखा वो हाइट हो गया, और एक्चुअली में वही हाइट क्या हो जाएगा, बॉय का हाइट हो जाएगा फ्रॉम ग्राउंड टू हिज हेड, वही बॉय का भी हाइट हो जाएगा, और वही हाइट वो लिफ्ट किया है बॉक्स को। तो हाइट मेरा हम लोग मान लेते हैं h मीटर हम लोग मान लिए हैं, और फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया तो क्या हो जाएगा, फोर्स मास इंटू ग्रेविटी mg। तो h का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा, w यहाँ पे रहेगा, और h जैसे इक्वेशन में आप लोग सॉल्व करना पता ही है, तो h यहाँ रहेगा mg डिवाइड हो जाएगा। तो w का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, और g का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके h का वैल्यू हम लोगों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। 1000 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी वर्क डन दिया हुआ है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द फोर्स अप्लाई करना है। तो हम लोग के पास वर्क है, हम लोग को पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वैल्यू दिया, फोर्स का हम लोग वैल्यू निकालना है, वर्क डन दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो एफ वैसे हो जाएगा w बाई एस हो जाएगा, ये w ऐसे ही रहेगा और s यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो w का वैल्यू कितना दिया, वर्क डन यानी 1000 जूल, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा 10 मीटर से हुआ है। तो हम लोग इसको रिड्यूस करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।